स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एडसिक्स और वाईटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। 67वीं बीपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो रोज शाम 8 बजे आपके लिए कुछ स्पेशल एमसीक्यूज लेकर आ रहे हैं जो कि आपके परीक्षा वाले सवाल हैं और ये संभावित प्रश्न है 150। जी हाँ, इन 150 प्रश्नों का उत्तर आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आज का जो वीडियो है ये क्राउन बुक पब्लिकेशन से रिलेटेड वो सभी प्रश्न मिलेंगे आपको देखने को जो कि आपकी परीक्षा में आने के लिए संभावित हैं। तो इन 1200 प्रश्नों की सीरीज में आज तीसरा टेस्ट है। चलिए लगाते हैं टेस्ट को, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अपडेट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पे आपको जो है वाईटी एजुकेशन का ये जो वीडियो है और पीडीएफ है ये सब कुछ यहाँ पे शेयर कर दिया जाता है। ये आप यहाँ पे लोगो देख सकते हैं इसका वाईटी एजुकेशन का यहाँ पे, और इसको आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे डेली बेसिस का करंट अफेयर वन लाइनर सीरीज जो है ये आपको शेयर कर देता हूँ और साथ ही साथ कुछ एमसीक्यूज भी करंट अफेयर से रिलेटेड देता हूँ जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप आके जरूर टेस्ट दे दिया करें और कुछ समय आपको मिल जाता है ये टेस्ट देने के लिए। बाकी कुछ वीडियो के लिंक शेयर कर देता हूं जहां से इनके आंसर्स जो हैं आप लोग बाद में भी अगर नहीं किए हैं लाइव क्लास में तो आप लोग जो है 8 बजे के बाद कभी भी फ्री होके इसका टेस्ट दे दीजिएगा, है ना। तो ये लिंक भी यहाँ पे वीडियो के मैं शेयर कर देता हूँ। चलिए अब मैं लेकर चलता हूँ सभी प्रश्नों पे। तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने है और फटाफट देखेंगे इन 150 प्रश्नों के उत्तर। आप भी कोशिश कीजिए कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा उत्तर कर सके, है ना। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है यहाँ पर घाघर और उसकी सहायक नदियों की घाटी से स्थित है। तो घाघर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है, याद रखिएगा दोस्तों, ये है बनवाली। डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 2 पे। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे। आप भी आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में करते रहिएगा। ये चीजें मैं बार बार आपको नहीं बोलूंगा लेकिन आप लोग के आंसर्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन में दिखने चाहिए। दूसरी चीज है यहाँ पे कि जो भी छात्र आज देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं आपको बता दूं कि ये क्राउन पब्लिकेशन का जो बुक है उसका ये क्वेश्चन आ रहा है, तो वहां से जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो आपके लिए लेकर आए हैं। तो आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे। तो याद रखिएगा दोस्तों ये आए थे उदयन के। सवाल नंबर चलते हैं 3 पे। बौद्ध धर्म के महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई है। तो उत्तर यहाँ पे कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ डी, कनिष्क इज द राइट आंसर। नोट कर सकते हैं ये चतुर्थ संगीति का आयोजन कश्मीर में किया गया था और कुंडल वन में किया गया था। इस समय कुषाण वंश के राजा कनिष्क शासन कर रहे थे। तो याद रखिएगा डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 4 पे चलते हैं। प्राचीन जैन धर्म संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे जो कथन सही है उसके बारे में आपको चर्चा करना है। तो ऑप्शन 5 है यहाँ पे। एक्चुअली देखिए बीपीएससी है 5वें ऑप्शन में खेलती है, तो फिर भी आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। तो प्राचीन जैन धर्म की बात हो रही है यहाँ पे संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो उत्तर कर लीजिएगा दोस्तों, इट्स अ सी। प्रथम शतक ईस्वी पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था। आंसर यहाँ पे सी कर लीजिएगा। सवाल नंबर 5 पे चलते हैं। 16 महाजनपद, देखिए टोटल 16 महाजनपद हैं हमारे, जिनमें से सूची उपलब्ध है। तो आंसर कीजिएगा, वैदिक काल में जनजाति राज्यों की जो जगह क्षेत्रीय राज्य स्थापित करने में जो प्रवृत्ति दिखाई गई थी, तो आंसर कीजिएगा दोस्तों ये अगंतुर निकाय में। कहाँ पे भाई, तो बी उत्तर कर लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, एक्सपेक्टेड है। और सवाल नंबर 6, निम्नलिखित मगध राजवंशों का काला क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए यहाँ पे। तो छठे का आंसर यहाँ पे कर लीजिएगा। देखिए हर्यक वंश के बारे में आपको बता चुका हूँ। हर्यक वंश का जो समय काल है ये 544 से ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक का था। नंद वंश, उसके बाद नंद वंश की बात करेंगे यहाँ पे, तो ये 344 से लेकर 323, 344 से लेकर 323। याद रखिएगा ये पूछ सकता है, समय काल पूछता है एग्जाम में। मौर्य वंश की बात करें तो 321 से लेकर 184, 321 से लेकर जी हाँ 184 ईसा पूर्व, ठीक है। और लास्ट में आए शुंग वंश, तो 184 से लेकर 75 ईस्वी तक, 184 से लेकर 75 ईस्वी तक, ईस्वी पूर्व तक, ठीक है, याद रखिएगा। तो हमारा क्रम जो है यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 1 3 2। तो आंसर यहाँ पे हम बी कर लेंगे एग्जैक्टली। सवाल नंबर चलते हैं 7 पे दोस्तों। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। आंसर कीजिए, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। आंसर क्या कर लेंगे, सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 8 पे चलते हैं मित्रों। यहाँ पे मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता।
तो अगर आप उत्तर कर रहे हैं दोस्तों इट्स डी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के ही समय, तो आप उत्तर बिल्कुल सही कर रहे हैं। यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला था और उस पर अपना अधिकार भी किया था। तो याद रखेंगे डी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 9, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे, इनमें से कौन सा एक नहीं है? तो देखिए, धर्मः मात्र और धर्म स्त्रीय, और यहाँ पे 4 ऑप्शन, यहाँ पे भी है 3 ऑप्शन और, तो ये रज्जुक और कंटक शोधन, और यहाँ पे इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो यहाँ पे रज्जुक कर लीजिएगा, सी आपका उत्तर होगा। मौर्य साम्राज्य में न्याय के लिए अनेक विधि न्यायालयों की सत्ता थी। सबसे छोटा न्यायालय ग्रामों का हुआ करता था और पाटलिपुत्र में केंद्रीय न्यायालय हुआ करता था। तो सी इज द करेक्ट आंसर, यहाँ से आप कर सकते हैं। सवाल नंबर 10 पे चलते हैं मित्रों। जी हाँ, निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पशु बलि पर रोक लगाई गई है? ऐसा लगता है कि वह पशुओं के वध पर ही की थी। तो 10 का उत्तर यहाँ पे कीजिएगा दोस्तों, शिलालेख प्रथम। ठीक है, आंसर कर लेंगे, ए इज द करेक्ट आंसर। अशोक जो है अपना पहला शासक था ऐसा जो कि अभिलेखों के द्वारा अपनी नीति जनता तक पहुंचाई थी, और अशोक को अभिलेख जारी करने का प्रेरणा ईरान से मिला था। राजा कौन था उस समय? राजा डेरियस हुआ करता था, याद रखिएगा। सवाल नंबर चलते हैं मित्रों 11 पे, आंसर करिएगा यहाँ पे। अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? अधोलिखित गुप्त साम्राज्य से संबंधित है। गुप्त साम्राज्य के विभिन्न भागों में से सिक्कों के 16 ढेर हुआ करते थे। तो आंसर यहाँ पे हम कर लेंगे दोस्तों, उसको दिनार कहा करते थे, याद रखिएगा गुप्तकालीन में स्वर्ण को। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 12 पे। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका। बिल्कुल आंसर कीजिएगा दोस्तों, ये कहाँ रोका था? तो याद आंसर कीजिएगा, पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। और हर्ष के शासनकाल में ही राजनीतिक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण निराशाजनक घटना पुलकेशिन द्वितीय के विरुद्ध अभियान चलाना ही था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा यहाँ पर, और इसके बारे में आपको लिखित भी मिलता है। नर्मदा नदी के तट पर ये युद्ध हुआ था, और यहाँ पे मजूमदार के अनुसार यह युद्ध में उत्तर में लड़ा गया था यहाँ पे। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 13, नागर, द्रविड़ और बेसर क्या है? ऑप्शन आंसर कीजिएगा। जी हाँ, नागर, द्रविड़ और बेसर भारतीय मंदिरों के वास्तु हैं। वास्तु की 3 मुख्य शैलियां हैं। तो आंसर यहाँ पे हम क्या कर लेंगे दोस्तों, सी इज द करेक्ट आंसर। ये 3 मुख्य शैली हैं, नागर, द्रविड़ और बेसर। ठीक है, द्रविड़ शैली मंदिर में कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक पाए जाते हैं। नागर शब्द का जो उपयोग किया गया नगर से बना था, और ये संरचनात्मक मंदिर बनते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे हिमालय में विंध्य पर्वत के क्षेत्रों में जो 8वीं सदी से लेकर 13वीं सदी के बीच में जो मंदिरें बनी है उत्तर भारत में, उनका वर्णन है। और नागर जो है, नागर और द्रविड़ शैली मिलता जुलता है कुछ, तो बेसर शैली इसको कहते हैं। नागर और द्रविड़ शैली से मिलता हुआ है ना मंदिर को हम बेसर शैली कहते हैं। तो ये 3 है। सवाल नंबर चलते हैं 14 पे। मीनाक्षी मंदिर कहाँ? ये देखिए क्वेश्चन अभी आया था ना एग्जाम में, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? आप लोग देखे भी होंगे हाल ही में। तो आंसर कीजिएगा, ए मदुरई में है, इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 15, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक कौन है? एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है सारे, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते चलना है। बिल्कुल आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ डी, यानी कि हर्षवर्धन इज द करेक्ट आंसर। डी इज द राइट आंसर। हर्षवर्धन प्राचीन भारत में एक प्रसिद्ध हिंदू सम्राट हुआ करते थे। सवाल नंबर 16, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? नहीं बोला गया है, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ये अब्दुर रहमान को यही अमीर रासो से संबंधित कर दिया गया है। ठीक है, अब्दुर रहमान को यहाँ पे जो है रासो क्या है? रासो जो है ना काव्य हिंदी के आदिकाल के रचित ग्रंथ है, और इसके अधिकतर जो हैं गाथाएं वीर गाथाएं हुआ करती हैं, तथा यह डिंगल भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब्दुर रहमान नहीं होंगे अमीर रासो से संबंधित। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? आंसर ए कर सकते हैं, इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल नंबर 17 पे, मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? आंसर कीजिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक इज द करेक्ट आंसर। ए इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा।
लगभग 75,000 मील की यात्रा करके ये भारत आया था। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 18 पे। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित नहीं थे। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित नहीं थे। आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। जी हाँ, तो अगर हम बात करें नहीं की तो इसमें आप ऑप्शन ई डाल सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि 1540 में तो कन्नौज विजय के बाद शेरशाह गद्दी पर ही बैठ गया था और मध्य युगीन जो भारतीय शासक में से एक महत्वपूर्ण स्थान भी अपना रखता था। इन्होंने अकबर का पूर्वगामी भी कहा गया है, मतलब कि अकबर जैसा ही इनको कहा जाता है। इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में राजस्व सुधार किए हैं, ठीक है, और इसके अलावा प्रशासनिक सुधार भी इनका देखा जाता है, कहा जाता है। सैन्य सुधार भी इनका ही देन है, और जो करेंसी के लिए प्रणाली सुधार किया गया था इन्होंने, है ना, मुद्राओं को लेकर, तो ये भी इनके जिम्मे कहा जाता है। ठीक है, तो ये 3 यहाँ पे आंसर आपको दिख रहे हैं, इसलिए इनमें से आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। सवाल नंबर 19 पे चलते हैं। फरीद, देखिए फरीद जो है, जो बाद में शेरशाह सूरी बना, फरीद का ही नाम, शेरशाह सूरी का ही नाम था, फरीद खान ने कहा से शिक्षा प्राप्त की थी। तो आंसर कर लीजिएगा मित्रों यहाँ पे सी, जौनपुर। जी हाँ, सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 20 पे चलते हैं। निम्नलिखित में दिए गए कथन ए, बी और सी हैं, व्याख्यान पढ़ें और कूट को सही से उत्तर का चयन करें। तो देखिए 3 कथन दिया गया, आप लोग एक बार थोड़ा सा रीड डाउन जरूर कीजिएगा और आपको बताना है कि इनमें से जो कथन है वो कौन सही हैं। ठीक है, तो सभी मनसबदार सेना, देखिए आंसर कर लीजिएगा यहाँ पे। सभी मनसबदार जो है यहाँ पे सेना पदाधिकारी नहीं होते थे, बात सही है। मुगल शासन के अधीन उच्च पदाधिकारी भी मनसबदार होते थे और उनका वर्गीकरण होता था, तो ये भी कथन यहाँ पे बिल्कुल सही होता है। तो अमीरों के सिफारिश पर मनसबदार की नियुक्ति नहीं होती थी, बल्कि ये होती थी, अमीर जो कहते थे वही बात होती थी, तो इनकी सिफारिश होती थी। तो यहाँ पे नहीं लिख दिया गया, इसलिए बात गलत हो गई है। तो ए और बी ही सही है हमारा यहाँ पे, तो आंसर क्या कर लेंगे, बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे 21 पे। निम्नलिखित में से मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। बहुत ऐसे मुस्लिम विद्वान थे जो कि हिंदी साहित्य के लिए जाने गए, तो आंसर कीजिएगा दोस्तों अब्दुल रहीम खान खाना, सबसे इंपॉर्टेंट, सी इज द राइट आंसर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया इनसे संबंधित। सवाल नंबर 22, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की। न्यायिक संगठन की स्थापना दोस्तों यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी, बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 23, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। अंग्रेजों के विरुद्ध में भीलों के द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। 23 का उत्तर कर लीजिएगा दोस्तों ए, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। जी हाँ, सवाल नंबर 24, जी हाँ, फटाफट करते हैं आंसर यहाँ पे। भारत के इतिहास के संदर्भ में उल गुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण करता था। तो उल गुलान अथवा जिसे हम लोग कहते थे उपद्रव, महान उपद्रव, जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा झारखंड का क्षेत्र जो कि अंग्रेजों के जब उसका प्रवेश हुआ था तो वहाँ की जनजातियाँ में अनेक समस्याएं जन्म लेने लगी। जनजातियों का पारंपरिक जीवन बिगड़ने लगा, जमीन और जंगल काटे जाने लगे, तो उनको दुख होने लगा। तो उस समय यहाँ पे याद रखेंगे 1899 से लेकर ये 1900 के दौरान बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था दोस्तों, ये डी उत्तर कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 25 पे। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। सवाल नंबर 26, बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए। देखिए क्वेश्चन यहीं से आएंगे, यहीं से संबंधित प्रश्न होते हैं और इसी तरह के एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को भी मिले हुए हैं, तो क्यों ना हम इसी का अभ्यास करें। लगातार आप लोग भी जुड़े रहिए और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ के इसका लाभ उठा सके। जी हाँ, 26 का उत्तर कीजिएगा। आधुनिक भारतीय इतिहास में कर्जन द्वारा किए गए बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। कौन सा, स्वदेशी। तो आंसर यहाँ पे क्या कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे ई कर लीजिएगा, इज द राइट आंसर। सबसे प्रथम विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार पर बल दिया गया, बॉयकॉट किया गया, और यहाँ पे दोस्तों कोई सहयोग नहीं हुआ, उसको लेकर स्वदेश निर्मित वस्तुओं का अधिकार को लेकर प्रचार प्रसार भी किया गया था। ठीक है, तो बॉयकॉट किया गया, स्वदेशी को अपनाया गया। तो ये एक से ज़्यादा उत्तर यहाँ पे है, इसलिए उत्तर ई होगा। गांधी जी का चंपारण आंदोलन, देखिए आंसर कर लीजिएगा दोस्तों। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आंदोलन 1917 में किया था। एक तो पहली चीज़ है चंपारण यानी कि बिहार से किया था। यह सत्याग्रह 3 कठिया प्रणाली के विरुद्ध था, और ये 3 कठिया यानी कि 3/20
है ना, 3/20 प्रणाली में प्रत्येक किसान को 1 बीघा में 3 कट्ठा जो है नील की खेती करना आवश्यक किया था अंग्रेजों ने। तो आंसर क्या कर लेंगे, देखिए 27 का उत्तर यहाँ भी है, 4 ऑप्शन, देखिए ऑप्शन यहाँ पे भी है भाई, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे कर लीजिएगा, नील कर्मियों की समस्याओं का समाधान हेतु ये किया गया था, डी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 28, भारतवर्ष सर्वप्रथम किसान आंदोलन, तो भारतवर्ष में सर्वप्रथम किसान आंदोलन बिजौलिया, डी इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करे, किसने धमकी दिया था गांधी जी को, तो ये मोहम्मद अली जिन्ना थे, डी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 30, मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्नलिखित में से कौन सा दल में नहीं थे वो, तो आंसर कर लीजिएगा सी राजगोपालाचारी इसमें नहीं थे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 31 पे, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित कौन हुए थे, 1938 में, आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे कांग्रेस के 51वां वार्षिक अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे, हरिपुरा में आयोजित किया गया था, तो आंसर कीजिएगा सुभाष चंद्र बोस जो है अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। सवाल नंबर चलते हैं 32 पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, देखिए, और भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने क्या किया, तो देखिए आंसर कीजिएगा 32 का आप लोग, ठीक है। राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता के प्रभु सत्ता स्वीकार करने को कहा था गांधी जी ने। ये सिर्फ 3 कथन, यहाँ पे तीसरा कथन जो है ये सही है, तो केवल जो है आपका उत्तर सी हो जाएगा, यहाँ पे इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 33 पे चलते हैं मित्रों। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल गिरफ्तार करके कहाँ लाए गए थे, तो योगेंद्र शुक्ल के बारे में आप लोग तो बहुत ही भली भांति जानते होंगे। जी हाँ, यहाँ पे आप लोग को 1942 की घटना है और ये जो है बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी हैं। याद रखिएगा मुजफ्फरपुर जो है ये लाए गए थे, कहाँ पे, मुजफ्फरपुर लाए गए थे, और नहीं मुजफ्फरपुर के थे ये एक्चुअली, और इनको जो है ना लाया गया था दोस्तों पटना, ठीक है, क्या, पटना लाया गया था गिरफ्तार करके। सवाल नंबर 34 पे चलते हैं। सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उत्तर चयन करें। ये राज्य है और उसके नृत्य हैं, तो देखिए स्टैटिक जीके से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं एग्जाम में आपके। तो असम जो है, असम को अगर हम लोग संबंधित करें यहाँ पे, तो ओजापल्ली को हम लोग लिख सकते हैं। वैसे बिहू भी यहाँ पे होता है नृत्य। हिमाचल प्रदेश में होती है लोहड़ी, तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल में होती है दोस्तों यात्रा, और बिहार में होता है जाट जाटिन, है ना। तो यहाँ से कुछ इस तरह से हमारा सम्मेलन होगा। तो आप लोग अगर यहाँ पे आंसर कीजिएगा तो 3 4 2 1, ठीक है, तो आंसर मिला लीजिएगा आप लोग, सी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। यहाँ पे निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए 35 का उत्तर मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे 35 का उत्तर हो जाएगा साइलेंट वैली, यानी कि मौन घाटी कहते हैं, पश्चिमी घाट में नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है, तो सी उत्तर कर लीजिएगा। यहाँ पे कुंती नदी और मौन घाटी है ना, साइलेंट वैली के वर्षा प्रचुर वनों से अद्भुत होती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा होती है यहाँ पे। ये कथन ही सिर्फ सत्य है, इसमें बाकी सब असत्य है, मिला लीजिएगा। सवाल नंबर 36, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। आपको यहाँ पे परीक्षण करना है। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड में, याद रखिएगा उत्तरकाशी जिला में है, गोमुख में, जहाँ से गंगोत्री यानी कि हिमनद से होती है। तो आंसर यहाँ पे भाई देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। ये कथन यहाँ पे भाई बिल्कुल सत्य है, ये बात यहाँ पे सत्य लिखी गई है, ठीक है। ये बाकी बातें यहाँ पे है गलत। सवाल नंबर चलते हैं 37, भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है। गोवा हमारे पश्चिम भारत का क्षेत्र है। जी हाँ, आंसर कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे दूध सागर प्रपात इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 310 मीटर ऊंचा है, याद रखिएगा, ये इसका पूछ लेगा एग्जाम में, है ना, 310 310। सवाल नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है। तो ये क्वेश्चन बता चुका हूँ पहले भी आप लोगों को, आंसर कीजिएगा पश्चिमी चंपारण, बिहार का है ये क्वेश्चन। सवाल नंबर 39, दोस्तों देश का आधे से ज़्यादा उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों से प्राप्त होता है वो, आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ बी, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश। ये क्रम हमारा सही है, और पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा 15.57 मिलियन टन कुल यहाँ पे उत्पादन होता है। सवाल नंबर चलते हैं 40 पे, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है।
नहीं बोला जाएगा तो थोड़ा फोकस करना है, ध्यान देना है, रुकना है, आंसर को सही से मिलान करना है। तो 40 का उत्तर कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे बौलाडीला को मध्य प्रदेश से जोड़ दिया गया, जबकि बौलाडीला जो है, जी हाँ, भारत के प्रसिद्ध लौह अयस्क क्षेत्र हैं। भारत के प्रसिद्ध लौह अयस्क क्षेत्रों का जो वर्णन है यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ से आंसर हम क्या कर लेंगे, ए जो है मैच यहाँ पे हमारा गलत है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा बौलाडीला। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम में। और सबसे ज़्यादा तो छत्तीसगढ़ है और झारखंड है जहाँ पे लौह अयस्क पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। सवाल नंबर चलते हैं 41 पे। प्रधानमंत्री की ग्राम सड़क योजना है। तो आंसर यहाँ पे करेंगे दोस्तों, ग्राम के सड़कों के संपर्क में वृद्धि, ये गलत बात है, ये खाद्यान्न से संबंधित है। अनिर्धारित व्यक्तियों को बिजली का दुरुपयोग, ये भी गलत बात है, बिजली की तो बात ही नहीं है प्रधानमंत्री ग्राम। पुलिस को अपराधों के वृद्धि पर नियंत्रित पाने पर घटना स्थल पर तेजी से पहुंचाने से हेतु, ये भी गलत बात है यहाँ पे। और ऑप्शन है तो यहाँ पे देख लीजिएगा, उन गांवों में यहाँ पे सामुदायिक जीवन के विकास हेतु सड़क का भलीभांति संबंध नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या कर लेंगे, डी इज़ द करेक्ट आंसर। जी हाँ, 25 सितंबर 2000 ईस्वी को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरुआत किया गया था, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 42 पे। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, आंसर करेंगे मुंबई में है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिएगा। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। 43 का देखिए, टेलीग्राम पे क्यूजेज नहीं चल पा रहे हैं, नेटवर्क डिस्टर्ब रहता है वहाँ पे, तो क्यूजेज रुक जाती है बार बार, है ना। इसलिए ये क्यूज़ आप लोग को यहाँ पे मैं करवा दे रहा हूँ, ताकि आप लोग जो है ना इसको सुन के ही एटलीस्ट ध्यान में रखिएगा, आंसर कीजिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में भी आएगा। तो आंसर यहाँ पे करेंगे बी, 23 डिग्री अक्षांश के पास। जी हाँ, आंसर कर लेंगे। पृथ्वी पर गर्म और शुष्क मरुस्थल का विस्तार 15 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये संभावनाएं हैं 23 डिग्री अक्षांश के पास। सवाल नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। आंसर कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे डी, ग्रेनाइट इज़ द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिएगा, ये अग्नि चट्टानों का उदाहरण है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 पे। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कोड का आंसर करेंगे आप लोग। ओके, तो देखिए जो देश है और आपका राजधानी है ना, तो ये क्वेश्चन भी पूछता है देश और राजधानी का। देखिए जो पैलेस्टाइन है, पैलेस्टाइन को फिलिस्तीन कहते हैं, यहाँ पे याद रखिएगा। इसकी राजधानी क्या है, तो रमल्ला है, रमल्ला। और कोसोवा कंट्री की राजधानी है प्रिस्टिना, याद रखेंगे। और टर्किश साइप्रस जो है, टर्किश साइप्रस का है निकोशिया। और ताइवान का तो आप लोग को पता है ताइपे। तो यहाँ पे इस तरह से सुमेलन हमारा होगा। आंसर क्या कर लेंगे, 3, 4, 1, 2। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हम बी कर लेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 46 पे। दोस्तों डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है, डियागो गार्सिया स्थित है दोस्तों, डियागो गार्सिया क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, हिंद महासागर में स्थित है, जिसकी खोज लगभग 1500 ईस्वी में ही पुर्तगालियों ने की थी और डियागो गार्सिया ने किया था। और हिंद महासागर के केंद्र में स्थित है चागोस, जो कि लगभग 60 द्वीप है वहाँ पे और 7 एटाल हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, आंसर क्या कर लेंगे, ए इज़ द करेक्ट, सॉरी माफ़ करेंगे, ये नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन और भी है भाई, देखिए आप लोग। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे कीजिएगा, इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। क्वेश्चन यहाँ पूछा गया ना, डियागो माफ़ करेंगे, डियागो जो है दोस्तों कहाँ है, तो हिंद महासागर में है, याद रखेंगे। और सवाल नंबर 47 का आप बताइए, समताप मंडल को जेट विमानों का उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है। जी हाँ, तो ये याद रखेंगे, इस परत में बादल और अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, इसलिए समताप मंडल को हम लोग यहाँ पे हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श मानते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 48 पे, माफ़ करेंगे, यह क्वेश्चन थोड़ा सा आंसर उल्टा सीधा हो गया था। 48 पे, अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि समय के विस्तार में विभिन्नता किस कारण से होती है। तो 48 का उत्तर कर लेंगे मित्रों, यहाँ पे पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय रीति से परिक्रमण करना, ये आपका उत्तर होगा। इसके चलते ही हमारी धरती पे, पृथ्वी पे ऋतुएं बदलती रहती हैं। सवाल नंबर 49, निम्नलिखित में से किस देश का सर्वाधिक कोयला पाया जाता है। तो सर्वाधिक कोयला पाया जाता है मित्रों, जी हाँ, ये चाइना में, बी इज़ द करेक्ट आंसर। 3683 मिलियन टन
लगभग 46% पूरा वर्ल्ड का कोयला सिर्फ यहाँ पे चाइना में पाया जाता है। सवाल नंबर चलते हैं मित्रों 50 पे। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे मैथमेटिक्स का है, आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो आंसर यहाँ पे हम सी कर लेंगे 90 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन 51 है, मैथमेटिक्स से। इसका आंसर मैं बता दूं आपको कि इसका आंसर होगा ये डी इज़ द राइट आंसर। 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 sin cos थीटा। तो थीटा का घनात्मक मान क्या होगा, तो ये होगा 60 डिग्री, याद रखेंगे। सवाल नंबर 53, किसी संख्या में 60 घटाया जाता है, वह संख्या 80% कम हो जाता है, तो मूल संख्या का 2/3 ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आसान है, आप लोग भी बना सकते हैं, बट आंसर होगा यहाँ पे 50, ठीक है। और मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, तो पीडीएफ से खुद से जरूर बना लीजिएगा 10 क्वेश्चन। ऐसे 10 क्वेश्चन छोड़ के भी आइएगा ना, तो 140 अटेम्प्ट में अगर आप लोग 110 का टारगेट मतलब लेके चलते हैं कि 110 आ जाएगा, तो आप लोग यहाँ से क्लियर हैं। तो 54 का आंसर कर लेंगे यहाँ पे दोस्तों बी 150 रुपये, और 55 का उत्तर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। जी हाँ, आंसर क्या आ जाएगा 1495 रुपया, जो कि आंसर यहाँ पे हमारा डी हो जाएगा, यानी कि लगभग यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा, नोट कर लेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 56 पे। जी हाँ, 56 का आंसर कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे 90 रुपया, डी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर नेक्स्ट है 57 पे। 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, उसकी आयु का इतना अनुपात है, तो सबसे छोटे लड़के की आयु क्या होगी। 57 का उत्तर कर लेंगे 12 वर्ष होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 58 पे। यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, नोट कर लेंगे, इट्स ए, यानी कि 420 किलोमीटर प्रति घंटा। और 59 का आंसर करेंगे, किसी वस्तु का मांग जो है इस फलन में है और x की मांग की गई इकाइयों की संख्या p प्रति इकाई के मूल व्यक्त करता है, तो p का मान ज्ञात करें और अधिकतम बनाएं। तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों 6 इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 60 दोस्तों, 1 पिकोग्राम बराबर क्या होता है। अब ये हो गया साइंस का क्वेश्चन। भौतिकी में सबसे छोटा और सबसे बड़ा राशि मानों के 10 घातक के रूप में व्यक्त किया गया है, जहाँ पे आंसर हम करेंगे 10⁻⁻12 ग्राम, जो कि पिकोग्राम के बराबर होता है, ठीक है। 1 पिकोग्राम बराबर 10⁻⁻12 ग्राम होता है। 1 नैनोग्राम पूछा गया है एग्जाम में, 10⁻⁻9 ग्राम होता है। 1 मिलीग्राम पूछा गया है, तो 10⁻3 होता है, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। पेम2 पूछ सकता है ना, पिको के अलावा पेम2 पूछेगा, तो 10⁻15 होता है ग्राम, ठीक है। इसको आप लोग थोड़ा सा नोट जरूर कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आंसर कर लेंगे मित्रों यहाँ पे डी, यानी कि हाइग्रोमीटर इज़ द राइट आंसर। सवाल नंबर 62। देखिए एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा हुआ है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया R है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी, तो अग्र पहिया में प्रत्येक प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा। तो देखिए सिंपल सा एक थ्योरम है हमारा, यह कि जब एक बार गति प्रारंभ हो जाती है, तो तलों के बीच लगने वाले घर्षण बल घटते जाते हैं, और एक समान गति बनाए रखने के लिए न्यूनतम बल की आवश्यकता भी पड़ती है। बिना बल के कोई काम तो होगा नहीं, तो इसलिए R जो है ये कम होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा। तो आंसर बी कर लेंगे। सवाल नंबर चलते हैं मित्रों यहाँ पे 63 पे। जी हाँ, एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण क्या होता है। याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पे, यहाँ तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा होता है, डी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते 64 पे। दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है, आंसर करेंगे दोस्तों सी, वह वस्तु से छोटा होता है और उल्टा भी बनता है, तो सी हमारा उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 65। प्राश्रव्य तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, ये स्वचालित दरवाजों के नियंत्रित नहीं कर सकती है। आंसर क्या कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे, डी इज़ द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 65। प्राश्रव्य तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है, देखिए बोला गया है। तो आंसर यहाँ पे सिंपल सा है कि ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित नहीं कर सकता है। ये कथन यहाँ पे गलत होता है इसका, है ना। प्राश्रव्य तरंगी ध्वनि जो होती है, जिसकी आवृत्ति कितनी होती है, तो 20,000 हर्ट्ज होती है,
ठीक है, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66 पे। जी हाँ, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे है कि एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़े की आवाज़ को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज़ सुनाई देती है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है कि देखिए ध्वनि का जो वेग है वायु में लगभग 330 मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन किसी भी इस्पात में, है ना, ध्वनि का चाल कितना हो जाता है? 5000 लगभग, है ना, 148 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो ये याद रखिएगा। इसके चलते उसको 2 बार आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 67 पे। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 का क्षय होने का समय कितना लगेगा? तो ये समय लगेगा दोस्तों लगभग 8 महीना। ठीक है, याद रखिएगा। सवाल नंबर 68। हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? ब्लैक बॉक्स का रंग होता है दोस्तों नारंगी कलर का। डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये कलर नारंगी होता है, ये याद रखिएगा, काला मत लिख दीजिएगा। बहुत बार आंसर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ब्लैक होल के सिद्धांत पर प्रतिपादित किया था। किसने किया था ब्लैक होल का सिद्धांत? तो याद रखिएगा दोस्तों, एस चंद्रशेखर ने किया था। याद रखेंगे, सी इज़ द करेक्ट आंसर। और एस चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी के लिए यहाँ पे नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। सवाल नंबर 70। निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होती है? तो 70 का उत्तर सी कर लीजिएगा, बीटा कण का। सी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 71। एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन सा मुख्य खनिज का प्रयोग होता है? तो उत्तर जरूर करेंगे दोस्तों, यहाँ पे बॉक्साइट का इज़ द राइट आंसर। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का ही अंश होता है। सवाल नंबर 72 दोस्तों, बकमिंस्टर फुलरीन क्या है? बकमिंस्टर फुलरीन जो है दोस्तों, ये कार्बन यौगिक है जिसका एक रूप 60 कार्बन यानी कि C60 परमाणुओं का गुच्छा होता है, जो कि परस्पर पंचभुज या फिर षष्ठभुज के बहुफलीय संरचनाओं में जुड़े होते हैं। कुछ इस तरह से ये इसकी संरचनाएं बनती है दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 73 पे। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो नहीं बोला गया है, इसलिए ध्यान से पढ़िए सारे ऑप्शन को और यहाँ पे आंसर कीजिएगा। हंसाने वाली गैस नाइट्रिक ऑक्साइड होती है। गलत है, यहाँ पे ये सही नहीं है। हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड होती है। क्या होती है? नाइट्रस ऑक्साइड होते हैं, N2O कहते हैं उसको। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 74 पे। देखिए फोटोग्राफी प्लेट का विकसित करने में, जी हाँ, आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, सोडियम थायोसल्फाइड उपचायक का भांति उपयोग होता है। आंसर ए होगा, नोट करेंगे। सवाल नंबर 75। निम्नलिखित में कौन एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने की किया जाता है? तो आंसर कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे, जी हाँ, लेमिनेटेड, जी हाँ, जिसको हम लोग पटलित कहते हैं, कांच, याद रखेंगे। सवाल नंबर 76। निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटकों का कारण है? तो याद रखेंगे दोस्तों, आंसर सी कर लीजिएगा, मीथेन और वायु, CH4 कहते हैं इसको, मीथेन को। ठीक है, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते 77 पे। स्प्रीन क्या है? ये क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार एग्जाम में, तो इस तरह से प्रश्न एग्जाम में आपके रहेंगे, देखने को मिलेंगे। जी हाँ, ये एक एंटीपायरेटिक है, याद रखेंगे। सवाल नंबर 78। भारत में कार्बोफ्लोरिन, मीथेन, पैराथीनॉल, फोरेट और ट्राइजोसेफ का इस्तेमाल को जो है आशंका से देखा जाता है। ये रसायन किस तरह का रूप में उपयोग किया जाता है? तो जितना भी रसायन का नाम दिया गया है ये कृषि के क्षेत्र में होता है उपयोग, और ये पीड़कनाशी होता है। ठीक है, तो इसलिए आंसर यहाँ हम क्या करेंगे, कृषि के पीड़कनाशी में। ठीक है, सवाल नंबर 79। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही से बताएं। विशेषता है और इस तिथि को ध्यान में रखना है। तो आंसर कीजिएगा दोस्तों। देखिए, टेक्नोलॉजी दिवस मनाया जाता है 11 मई को, फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है 19 अगस्त को, और नेशनल स्पोर्ट्स दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, और नागरिक दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को। ठीक है, तो यहाँ से हमारा सम्मेलन क्या हो जाएगा, 3 4 2 1 इज द राइट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 80। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आंसर कीजिएगा, मृदा विहीन पादप संवर्धन है ये। क्या है? आंसर ए हो जाएगा, मृदा विहीन पादप संवर्धन है ये। जी हाँ, नोट कर सकते हैं यहाँ से आंसर।
ठीक है, ये खेत में उपयोग होता है और केवल पानी और पोषक तत्वों का उगाया जाता है इसके चलते। ठीक है, तो इसका उपयोग हम लोग करते हैं। सहतूत फल है 81 का उत्तर करेंगे दोस्तों यहाँ पे। सहतूत फल है क्या, एक तो सोरोसिस है, सोरोसिस है ना, कंपोजिट फ्रूट्स कहते हैं इसको, याद रखेंगे सहतूत फल को। एपीफाइटस वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं। तो आंसर कर लीजिएगा, एपीफाइटस वे पौधे हैं जो कि आश्रय के लिए, यांत्रिक अवलंबन के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर करते हैं। तो यांत्रिक अवलंबन के लिए ये होता है, यह मैकेनिज्म इसका। सवाल नंबर 83, इनमें से कौन सा एक सूक्ष्मजीवी कीटनाशक है? उत्तर करेंगे दोस्तों यहाँ पे बैसिलस थ्यूरिजेनियस, नोट कर सकते हैं, ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 84 पे। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं का उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है? यह आंसर कर लेंगे दोस्तों यहाँ से, इट्स अ बी, किब्स चक्र कहते हैं इसको, बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 85 पे। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं को अत्यधिक मात्रा में उपस्थित रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं। 85 का आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, बी ल्यूकेमिया कहते हैं, इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 86, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सम्मिलित नहीं है? नहीं बोल दिया गया है। तो देखिए जो यहाँ पे रिबोफ्लेविन को बेरी से संबंधित किया गया है, ये गलत कथन होता है यहाँ पे। ठीक है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है रेबिफ्लेविन, और रेबिफ्लेविन जीवित ऊतक का एक बुनियादी घटक होता है। ठीक है, मूल रूप से ये क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करने के लिए कार्य में होता है। ठीक है, तो यहाँ से आंसर ये गलत हो जाएगा। सवाल नंबर चलते हैं 87 पे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो 87 का उत्तर आप लोग कीजिए भाई, यहाँ पे आंसर कर लेंगे। हाँ, 87 का उत्तर कीजिएगा यहाँ पे। जी हाँ, सही सुमेलित है। B2 को रिबोफ्लेविन अभी हम लोगों ने पढ़ा ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा सही सुमेलन है यहाँ पे, बी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 88 पे। बीमारी का पता करने के यंत्र MRI का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म पूछा गया है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहते हैं इसको। तो सी उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण कहते हैं। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 89 पे। मानव आँखों की पुतली जिस एल्कलाइड के अति तणु विलयन से फैलाई जाती है वो, तो एट्रापिन जो है दोस्तों, एट्रापिन एक एल्केलाइड है जिसका उपयोग जो है आँखों के पुतली फैलाने के लिए किया जाता है। यह एट्रोपा बेलोडोना पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो आंसर सी कर लेंगे, इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 90, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आंसर यहाँ पे सही कीजिएगा आप लोग। ठीक है, आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से जो सभी वक्तव्य हैं वो गलत हैं यहाँ पे, यानी कि जितने भी नाम दिए गए हैं ये सभी गलत हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हमारा ई हो जाएगा। ठीक है, संसदीय व्यवस्था में क्षमा करेंगे, संसदीय व्यवस्था की बात हो रही है ना, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछा गया है। तो आंसर कर लेंगे सी, BR अम्बेडकर थे। ठीक है, माफ करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट, अब सवाल नंबर 91 यहाँ पे बोला जा रहा है कि सरकार के संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो यहाँ पे मैं बोलूँगा विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, गलत बात होती है। यहाँ कार्यपालिका प्रति जवाबदेह होती है, विधायिका नहीं। विधायिका और कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र होते हैं, गलत बात है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह होता है, ये भी गलत बात। सभी उत्तर यहाँ पे गलत है, इसलिए उत्तर यहाँ पे हम ई करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान होता है। ठीक है, यह केवल नाम मात्र का राज्याध्यक्ष होता है। तो ई उत्तर करेंगे यहाँ पे। सवाल नंबर 92, सेवा के अधिकार का अवधारणा प्रारंभ हुई है ग्रेट ब्रिटेन में। सवाल नंबर चलते हैं 93 पे। निम्नलिखित में कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? नहीं बोला गया है, आंसर कीजिए। तो आंसर कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे मृत्युदंड नहीं आता है। ठीक है, याद रखेंगे, आर्टिकल 21 के तहत ये नहीं आता है। मृत्युदंड को अनुच्छेद 21 का उल्लंघनकारी मानने का इनकार कर दिया गया था। सवाल नंबर चलते हैं 94 पे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का भारतीय संविधान में शामिल किया जाने का उद्देश्य क्या है? 94 का उत्तर कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पे नोट कर लेंगे, बी इज द राइट आंसर, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। जी हाँ,
सवाल नंबर चलते हैं 95 पे। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो आंसर कर लीजिएगा 95 का दोस्तों, इट्स सी एन संजीवा रेड्डी। सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 96, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन, ठीक है, तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 97, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? जी हाँ, तो 97 का उत्तर करेंगे दोस्तों यहाँ पे अनुच्छेद 149। डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 98, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है, क्या होता है इसका कर्तव्य? जी हाँ, आम चुनाव के बाद नवगठित लोकसभा के जो कि अध्यक्ष के चुनाव के सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। तो यहाँ पे बी, सदस्यों को शपथ दिलाना इनका काम होता है। सवाल नंबर 99, भारतीय संसद का सचिवालय, भारतीय संसद का सचिवालय 99 का उत्तर करेंगे दोस्तों, सरकार से स्वतंत्र है। सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 100, निम्नलिखित में कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो आंसर करिएगा, संसदीय समिति सबसे बड़ी, याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा सरकारी उपक्रम समिति। सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 101 पे, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे इट्स सी, यानी कि राष्ट्रपति करता है। सवाल नंबर 100 पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी संसदीय समिति पूछा गया, माफ़ करेंगे आप लोग यहाँ पे हमें, ठीक है, प्राक्कलन समिति है, सॉरी, ठीक है, आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, सुधार लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 102 पे, जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई है? आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका। या सवाल नंबर 3, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? भाग 11 में नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है? तो नहीं बोला गया है, इसलिए आंसर कीजिएगा मानवाधिकार आयोग इज द करेक्ट आंसर। ए इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 105, सिक्किम का नया राज्य बना, सिक्किम एक नया राज्य बना है दोस्तों, याद रखेंगे 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। जी हाँ, आंसर यहाँ पे डी करेंगे आप लोग, और ये 22वां राज्य बना था उस समय, ठीक है, और 35वां संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ के संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया। सवाल नंबर चलते हैं 6 पे, निम्नलिखित में कौन सा केंद्र सरकार लगाती है लेकिन उसे वसूलने का काम राज्य सरकार करती है? कौन सा कर है ना, टैक्स की बात की जा रही है, तो याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पे स्टाम्प ड्यूटी। सवाल नंबर 107, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में भारतीय रैंक क्या है? तो आंसर कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे ए 63 है भारत का रैंक, और ये 2019 के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे 24 अक्टूबर 2019 में ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट में यहाँ पे दिया गया है ना, लेकिन 2020 में है ना 190 देशों की सूची में 63वां स्थान आया 2020 में, ठीक है, और 19 में है ना, 19 से पूछेगा तो बताइए ना, 77वां था है ना, 77 था रैंक, और 2020 में हो गया 63, ठीक है, याद रखेंगे। अब सवाल नंबर 108, भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? तो आंसर कीजिएगा वित्त मंत्रालय करता है, वित्त मंत्रालय करता है। निम्नलिखित में कौन सा जीआई टैग पाने का लाभ है? तो आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे 109 का उत्तर यहाँ पे। जी हाँ, ऐसे उत्पाद जिनको जीआई टैग दिया जाता है वे ग्राहकों की उच्च गुणवत्ता को भरोसा देता है, तो सी हमारा उत्तर सही होगा। जीआई टैग के लिए किए गए माल के उत्पादकों की आर्थिक समृद्धि का बढ़ावा देता है। सवाल नंबर 110, निम्नलिखित में कौन सा समाजवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है? नहीं बोला गया है 110 पे, ध्यान दीजिएगा। जी हाँ, इट्स बी, श्रम विभाग और विनिमय विभाग। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 111 पे, किस राज्य के पश्चिम खासी हिल्स जिले के पास एक इलाके के करीब 10 करोड़ साल पहले से सॉरोपॉड डायनासोर की हड्डियां का जीवाश्म मिला है? तो मेघालय में मिला था, ये भी हाल ही का न्यूज़ है। सवाल नंबर 112, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गणतंत्र दिवस की परेड में निम्नलिखित में से किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है? तो आंसर करेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 113, बिहार और झारखंड के किस पूर्व राज्यपाल का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया?
तो आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे एम राम जोइस का। सवाल नंबर 14, हाल ही में किस देश ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दिया है? तो आंसर कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे स्विट्जरलैंड में। सवाल नंबर 15, विश्व जल दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो 115 का उत्तर कीजिएगा दोस्तों, इट्स डी 22 मार्च को। सवाल नंबर चलते हैं 16 पे, कौन सा राज्य सरकार चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो आंसर कीजिएगा राजस्थान, ये इज द करेक्ट आंसर। भारत और किस देश ने नौसेनाओं ने हाल ही में अरब सागर में 3 दिवसीय युद्धाभ्यास की शुरुआत की है? तो आंसर कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास 4, तो आंसर कीजिएगा दोस्तों 117 का यहाँ पे ए फ्रांस ने। सवाल नंबर चलते हैं 118 पे, किस राज्य सरकार ने हाल ही में ग्लाइफोसेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? बिल्कुल आंसर करेंगे तेलंगाना इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे यहाँ पे। सवाल नंबर 119, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है ना निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर करेंगे सी 22 मई इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 120, नीति आयोग के एसडीजी भारत सूचकांक 2020-21 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपने शीर्ष स्थान बरकरार रखी है? तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर कीजिएगा दोस्तों आप लोग क्वेश्चन नंबर 120 का, जी हाँ डी केरला इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 121 पे, दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश ने प्रक्षेपित किया जाएगा? तो ये तो क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आज भी चुका है, आंसर बता सकते हैं आप लोग, हाल ही में बताया भी थे आप लोग को, है ना, लकड़ी वाला विमान, जी हाँ न्यूजीलैंड इज द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 22 पे, अफगानिस्तान ने भारत द्वारा लोगों को एयरलिफ्ट करने के अभियान को निम्नलिखित में से क्या नाम दिया है? तो आंसर करिए दोस्तों ऑपरेशन देवी शक्ति। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 123 पे, हेलनी पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली है? बिल्कुल 2021 की रैंकिंग में आई है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, जापान इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 124 पे, भारत ने 119 एथलीटों सहित टोक्यो ओलंपिक के लिए कितने लोगों को दल भेजा है? तो ये तो आंसर बता चुके हैं आप लोगों को, क्यूज भी करवा चुके हैं, याद रखिएगा, जी हाँ 228। सवाल नंबर चलते हैं 125 पे, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में कितने नए खेलों का शामिल किया गया? तो यहाँ पे रखिएगा 4 इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है पूछ लिया जाएगा, ठीक है। और टोक्यो ओलंपिक में 4 नए खेल शामिल है, कराटे और स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, ठीक है, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 126 पे, हाल ही में किस देश ने विश्व प्रसिद्ध एंटी शिप मिसाइल हार्पून का ज्वाइंट कॉमन टेस्ट है ना भारत को देने का फैसला किया है? ठीक है, तो आंसर यहाँ पे अमेरिका कर लीजिएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 27, भारतीय एथलीट महासंघ की समिति के अनुसार देश में हर साल किस तारीख को जेवलिन थ्रो डे माना जाएगा? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, इट्स 7 अगस्त, बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 128, सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को निम्नलिखित में से किस परीक्षा में भाग लेने के अंतरिम आदेश पारित कर इसकी इजाज़त दी है? तो आंसर कर लेंगे मित्रों यहाँ पे एनडीए, ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 29, हाल ही में देश के किस जिले में सर्वप्रथम कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू की गई है? बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे बांका जिला है बिहार का। सवाल नंबर चलते हैं 130 पे, पुस्तक द इकाबॉग के लेखिका कौन है? देखिए यहाँ से क्वेश्चन रिलेट करके पूछे जाते हैं, तो पुस्तकों से संबंधित सवाल जरूर रहेगा, 2 या 3 भी रह सकते हैं, ठीक है। जेके रॉलिंग इज द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते 131 पे, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में किसे सर्वप्रथम प्राप्त हुआ है स्थान? तो याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पे इट्स जी हाँ डेनमार्क का है शहर कोपेनहेगन। सवाल नंबर 132, टोक्यो ओलंपिक में शामिल होने वाले सबसे युवा खिलाड़ी? बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे हैंड जाजा इनका नाम था दोस्तों, ये 12 वर्ष की उम्र के खिलाड़ी हैं और टोक्यो ओलंपिक जो है शामिल हुई हैं, और ये जो है हैंड जाजा टेनिस प्रतियोगिता में हिस्सा ली हैं।
सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 33 पे, मुजफ्फरपुर बम कांड में किस क्रांतिकारी को 1908 में अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी? जी हाँ, खुदीराम बोस को दिया गया था। कौन सी क्षेत्रीय भाषा बिहार में सर्वाधिक बोली जाती है? मैथिली बोली जाती है। सवाल नंबर 35, लास्कर डेबेकी पुरस्कार किस क्षेत्र में संबंधित है? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। जी हाँ, इट्स सी, विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, है ना। सवाल नंबर चलते 136 पे, बिहार विधानसभा का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आंसर कर लीजिएगा, महेश्वर हजारी को चुना गया था। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 137 पे, आंसर करेंगे। मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति अपना रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो आंसर कर लेंगे दोस्तों ए, जी हाँ, स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम। सवाल नंबर चलते हैं 38 पे, मशरूम उत्पादन में बिहार को देश भर में कौन सा स्थान मिला है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, तीसरा स्थान है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने दलित बंधु योजना शुरू की है? फटाफट आंसर कर रहे हैं हम लोग। 150 प्रश्नों का श्रृंखला रोज लेकर आ रहे हैं, तो आप लोग रोज वीडियो देखिए और कम से कम आंसर करने का प्रयास जरूर कीजिएगा, ताकि जो है आपकी प्रैक्टिस बन सके इन 10 दिनों में। तो 139 का आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे बी, तेलंगाना इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 140, राष्ट्रीय गणित दिवस जी हाँ निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? जी हाँ, 22 दिसंबर इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, डी इज द करेक्ट आंसर। 141, मई 2020 में लॉकडाउन के दौरान बिहार लौटे 20 लाख प्रवासियों में सर्वाधिक प्रवासी किस राज्य में आए थे? बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, इट्स बी, दिल्ली में इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 142, बिहार में कितने प्रतिशत श्रम शक्ति अपनी जीविका के लिए कृषि और कृषि सहवर्ती कार्यों के लिए निर्भर है? तो आंसर कर लेंगे दोस्तों 74% इज द राइट आंसर, जो कि बिहार में निर्भर होते हैं। बिहार में राज्य सरकार पर कुल बकाया ऋण 2019-20 में कितना करोड़ रुपया था? तो यहाँ पे आंसर मैं आपको बता दूं कि ये करीब 1,90,899 करोड़ रुपया अभी बकाया है। तो आंसर यहाँ पे कर लीजिएगा दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, और यहाँ से आंसर क्या कर लेंगे? ए, बिहार में किस संस्था द्वारा ई-संजीवनी कोर्स शुरू किया गया है? आंसर करेंगे एम्स पटना में किया गया है। सवाल नंबर 145, बिहार के कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है? नहीं बोला गया है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना। तो आंसर हो जाएगा गया जिला, ये फल्गु नदी के किनारे है। सवाल नंबर 46, गोगाबिल झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो आंसर कर लेंगे दोस्तों, इट्स बी, कटिहार में है, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है? तो नहीं है राजगीर में स्थित, वो याद रखिएगा। सप्तधारा सूर्यकुंड राजगीर में स्थित है। इसके अलावा ब्रह्मकुंड, गोमुख कुंड और नानकुंड ये भी राजगीर में स्थित है। तो सभी स्थित है भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर इनमें से कोई नहीं जो कि नहीं स्थित है, तो नहीं कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए आंसर ई हो जाएगा। सवाल नंबर 48, चितवन राष्ट्रीय उद्यान किस देश में है? आंसर कीजिएगा, नेपाल में है। और भारत के किस राज्य सरकार ने श्रीलंकाई शरणार्थी के लिए 317 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, तमिलनाडु, ए इज द करेक्ट आंसर। डॉक्टर अंबेडकर का समाधि स्थल का क्या नाम है? तो ये याद रखिएगा दोस्तों, चैत्य भूमि कहते हैं इसको, बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ से 150 प्रश्नों का श्रृंखला दोस्तों समाप्त हुआ। आपने 150 प्रश्नों में कितना उत्तर सही किया आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बिहार एसएससी को लेकर जो भी छात्र यहाँ पे जुड़ रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि आपके नया सीरीज शुरू हो रहा है, और ये 8 मई के बाद शुरू किया जाएगा। और इसके जो टेस्ट सीरीज भी आपको दिए जाएंगे, पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा। कुछ एक्सप्लेनेशन पीडीएफ बनवा रहा हूँ मैं, जो कि आप लोगों तक पहुँचाया जा सके। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।